हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो मुद्रा जो है ये खुद का निर्माण करती है, ये कहा है क्रोमर ने। ठीक है। मुद्रा पैसे या धन की उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, यानी खरीद और फरोख्त होती है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जिसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम से रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करे। ये थीम किसने दिया है? तो क्राउथर ने दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम क्या है? तो ग्रेशम का नियम है मुद्रा के प्रचलन में ग्रेशम का नियम है। ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक सर ओथम ग्रेशम, जो 1519 से लेकर 1579 तक जीवित थे, इस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत 1960 के उद्भावक माने जाते हैं। सर थॉमस ग्रेशम के शब्द इस सिद्धांत का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है, यदि एक ही धातु के सिक्के एक ही अंकित मूल्य के किंतु विभिन्न तौल एवं धात्विक गुणधर्म के एक साथ ही प्रचलन में रहते हैं तो बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को प्रचलन से निकाल कर बाहर कर देता है, पर अच्छा कभी भी बुरे को प्रचलन से निकाल नहीं पाता। यह सिद्धांत का वर्तमान संशोधित स्वरूप निम्नलिखित है, यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहें, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर करती है। ठीक है। तो इसमें मुद्रा प्रचलन में किसने नियम दिया था? तो ग्रेशम ने नियम दिया था, क्या कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को निकालकर बाहर कर देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का जो कार्य है वो मूल्य का मापन करना है, मुद्रा का कार्य। मूल्य का हस्तांतरण करना, यह भी मुद्रा का कार्य है। मूल्य का संचय करना, ये भी मुद्रा का कार्य है। लेकिन मुद्रा का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाना है कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह विनिमित रूप से वह उपभोक्ता के पास पहुंचता रहे और भुगतान का क्रम निरंतर चलता रहे। ठीक है। अगला देखते हैं, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा वो होती है जिसे हॉट मनी कहते हैं। ऐसी मुद्रा हो जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति कहलाती होती है। जिस मुद्रा का बाहरी मूल्य तेजी से गिर रहा हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा वह विदेशी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह साधारणतया अधिक लाभ पाने वाले स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। अगला है हवाला। हवाला क्या है? हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार ही क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। अगला है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी दो तरह के होते हैं। तो हार्ड करेंसी जो है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होता है। देखिए, जो हम लोग पैसा अपने पास में रखते हैं, अपने पॉकेट में, अपने जेब में या अपने पर्स में जो अपने रखते हैं, वो कितने प्रकार के हो रहे हैं देख रहे हैं। कोई हॉट हॉट मुद्रा है, कोई ठंडी मुद्रा है, कोई गर्म मुद्रा है, कोई हार्ड है यानी सख्त है, कोई नर्म है। कई प्रकार के होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। तो यहाँ पे हार्ड करेंसी है जो मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मतलब मांग ज्यादा हो लेकिन पैसा कम हो, वो क्या कहती है? हार्ड मुद्रा। तो उस टाइम उस मुद्रा का जो है वैल्यू बढ़ा होता है, तो वह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं सॉफ्ट मुद्रा। अभी हमने हार्ड मुद्रा के बारे में पढ़ा और तो अब भी पढ़ रहे हैं सॉफ्ट मुद्रा। तो सॉफ्ट मुद्रा हार्ड मुद्रा के बिल्कुल अपोजिट में माना जाता है। तो ये होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब मांग कम हो और ये मुद्रा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। जैसे तंजानिया देश में बहुत सारे मुद्रे पड़े हुए हैं, किलो के भाव बिकते हैं पैसा, लेकिन पैसा वहां का मूल्य नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है
देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना, यानी ऐसी मुद्रा इतना सस्ता कर दो कि हर देश में मिल जाए। ठीक है, इसे कहते हैं सस्ती मुद्रा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है सस्ती मुद्रा का अर्थ है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि ब्याज की जो दर है वो सबसे कम हो। तो ऑप्शन जो है एक हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें देशांतरण की प्रवृत्ति है उसे कहेंगे गर्म मुद्रा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? जो दुर्लभ मुद्रा होता है, ऐसा मुद्रा होता है जो आसानी से सुलभ ना हो, मतलब आसानी से मिल ना सके, वो क्या होता है? दुर्लभ मुद्रा, मतलब बहुत कीमती मुद्रा होता है वो। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा यानी ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके। क्योंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए डॉलर दुर्लभ मुद्रा है। यूरोपीय देश के लिए हमारी मुद्रा एक दुर्लभ मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति कम हो, वह दुर्लभ मुद्रा है। ठीक है, अगला है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो प्रायः हार्ड करेंसी जो होती है वो विकसित देशों की होती है, जो विकसित हो चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, जैसे इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, कतर हुआ, इन सब की जो है करेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। जो विकसित देश होते हैं इनकी मुद्रा जो होती है वो हार्ड मुद्रा होती है। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। जैसे विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होता है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो सरकार उसको दंडित करती है, जिसे लीगल लीगल मनी भी कहते हैं। जैसे भारत में लीगल मनी के तौर पर क्या होता है? नोट है, सिक्का है, ये सब क्या है? लीगल मनी है। लेकिन जो चेक आता है, ये चेक भारत में लीगल मुद्रा नहीं है। आप चेक लेने से मना भी कर सकते हैं, बैंक लेने से मना नहीं करेगा, आप लेने से मना कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप मना कर सकते हैं क्योंकि वो लीगल मनी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? यूरो है, रुपया है, डॉलर है या पाउंड है? तो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग रुपये क्या इस्तेमाल करते हैं? रुपया, रुपया इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। सही कथन कौन सा है? चलिए सही कथन देखते हैं अपना। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह हॉट मनी कहता है, बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, हार्ड मुद्रा, आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा बिल्कुल सही है ये भी, जिसकी तुलना मांग ज्यादा हो और उपलब्ध कम हो तो वो हार्ड करेंसी हो जाएगी, मतलब उसको मनी उसका पैसा का कीमत ज्यादा होगा। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम हो और हार्ड करेंसी होती है, नहीं ये तीसरा नंबर गलत है। एक दो दो सही हमारा है। चौथा देखते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट मुद्रा कहलाती है, बिल्कुल सही है। तो एक दो और चार सही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये नई मुद्रा कहलाना मुद्रीकरण कहलाता है। मुद्रीकरण कब कब हुआ था चलिए देखते हैं। मुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिसके पास काला धन होता है वह उसे बदलने में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस दिन ने पुराने 500 हजार रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा
सन 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें 1000 और 5000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ये चीज ध्यान दिया जाए कि हमेशा जब 2 बार अब तक मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ है, और दोनों बार कांग्रेस ने नहीं किया है, दोनों बार जनता पार्टी ने ही किया है। पहली बार जनता पार्टी थी, और जनता पार्टी जो है अब मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ठीक है, तो दोनों बार एक ही पार्टी के द्वारा बंद किया गया। अगला देखते हैं, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का जो कारण होता है वो होता है माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति जब कम होती है तब मुद्रा का संकुचन होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। चलिए देखते हैं मुद्रा प्रसार के बारे में असत्य क्या है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। ऑप्शन एक सही हमारा है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमत का घटना नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यही गलत है, मतलब ऑप्शन सी डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो मुद्रा बाजार नीति जो है वो आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता। सहायक होता है मुद्रा आरक्षण आरक्षित अनुपात होता है, बैंक का दर होता है, और मार्जिन आवश्यकता के परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। वो कहलाती है मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमत बढ़ती है, क्या कहलाएगा। जब भी जाहिर सी बात है जब मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि मूल्य इसलिए बढ़ता है ताकि जो मुद्रा है उसका रेट जो है वैल्यू कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, 21 नंबर हमारा है अगला, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की जो स्थिति होती है वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहलाएगी वो। अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, चूंकि इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है, और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इस समस्या पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है और मुद्रा भी जो हमारा है वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है अगला है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती, या प्रचुर से कम होती हैं। तो 22 नंबर का हमारा हो जाएगा, हमारा मुद्रास्फीति जब भी होती है तो मूल्य घट जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटेगा, यानी जो सामान होगा वो महंगा हो जाएगा, तो महंगी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लगातार जो कीमत बढ़ रही है मतलब वैल्यू घट रहा है, जब पैसा गिरता है तो सामान का रेट बढ़ेगा, जब भी ऐसा होता है तो मुद्रास्फीति हो रहा है, यानी मुद्रा की कीमत घट रही है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतरण अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतरण अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, पता चला कि देश में पैसे की कमी है, यहाँ पे कह यही रहा है कि देश में पैसे की कमी है और आप जो है पैसा खूब ज्यादा छाप के लोगों में बांट दिए, सबके पास पैसा हो गया, अब कुछ भी खरीदना हो तो कोई भी खरीद सकता है, तो अब सामान क्या है कम हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो अब वो सामान महंगा हो जाएगा अपने आप। जो तेल या कोई भी जो एक साबुन आज 20 रुपए का मिल रहा है,
जब पैसा सबके पास हो जाएगा तो वही साबुन 200 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो मुद्रास्फीति जब होती है तो सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? तो देनदार को, यानी आम जनता को। कोई भी कुछ भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है, क्योंकि लास्ट पेमेंट जो होता है वो आम जनता ही करती है। जो दुकान से सामान खरीदता है वो उसे ही घाटा होता है, क्योंकि बाकी सब अपना अपना मार्जिन रख लेते हैं, लेकिन जो लास्ट जो खरीदार होते हैं वो अपना मार्जिन कहाँ से रखेंगे? वो तो अपना पैसा ला के देते हैं ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। तो लेनदार देनदार हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। अगला है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो मुद्रास्फीति जब भी होता है तो ये फायदा किसको पहुंचता है इससे? तो इसमें जो है ऋण को सबसे ज्यादा फायदा होता है। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋण वर्ग को लाभ होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए ऋण पर ली। 1 वर्ष बाद मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ऋण को 2,000 रुपये की राशि ऋणदाता को वापस करेंगी, परंतु अब उसका वास्तविक मूल्य पहले से कम होगा। यदि ऋण लेते समय राशि से 40 कुंटल गेहूं खरीदा जा सकता था और मुद्रास्फीति के बाद गेहूं की कीमत दोगुनी हो गई, तो अब उससे केवल 20 कुंटल ही गेहूं खरीदा जा सकता है। इस वजह से ऋणदाता को हानि और ऋणदाता को हानि और ऋण जो ऋण ले दे रहा है उसे लाभ होगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो है जब बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे अभी भारत में है, और मुद्रास्फीति दिन ब दिन गिरता चला जाए। मुद्रा का जो मूल्य है दिन ब दिन गिरता चला जाए, जैसे अभी भारत का 80 से नीचे गिरा चला गया है। तो इसको जो है एक साथ इसको थाम के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को बजट करके, प्रत्यक्ष कराधान करके, सरकारी व्यय में कटौती करके, ये तीनों करके इसे रोका जा सकता है। ठीक है। अगला है, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? तो मांग पर नियंत्रण करना ये है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना ये है, ब्याज दर में कमी नहीं, ब्याज दर में कमी ये नहीं है। तो ऑप्शन बी सी है, ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। वस्तुओं की राशन की। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति की जब भी ज्ञात होता है तो उसमें थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको देखा जाता है थोक मूल्य सूचकांक क्या कह रहा है, उस हिसाब से पता किया जाता है कि मुद्रास्फीति क्या हाल चाल है। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक से, अभी हमने पढ़ा है। अगला है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। बिल्कुल सही। अगला है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? स्थायी रूप से कब होगा? जब मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर लिया जाए तब। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो सर्वाधिक जो तरल माप होता है इसका M1 कहलाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहाँ कहाँ व्याप्त है? इसके लिए RBI कोड वर्ड का प्रयोग करती है, जिसमें M0, M1, M2, M3 और M4 कहा गया है। M0 जो है वो पैसा जो चलन में है, प्लस बैंकों का RBI के पास डिपॉजिट है, प्लस RBI के पास अन्य जमा, ये MO में आता है। M1 में आएगा, MO मतलब M0 में, M1 में आएगा लोगों के पास करेंसी, नोट सिक्का जो भी उनके पास उपलब्ध हो, प्लस जो पैसा बैंक में जमा है, जो करंट सेविंग जो उनके पास है, सेविंग हो या करंट अकाउंट हो जो भी हो, प्लस RBI के साथ अन्य जमा, ये आता है M1 में। उसके बाद आएगा M2 में और M1 दोनों।
M2 में, तो M1 प्लस मतलब M2 में जो आता है वो M1 में जो कुछ लिखा है वो, और प्लस उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस में जमा है वो भी, और ठीक है, ये भी क्या हुआ, M2 हुआ। M3 जो है, M3 में M1 में जो लिखा है वो, और बैंकों के साथ जमा किए गए जितने भी डिपॉजिट है वो, और M4 में आता है M3, जो M3 में दिया है वो, यानी M3 में क्या है, M1 बैंकों के साथ जमा किए, और ये तीनों आ गए M4 में, प्लस पोस्ट ऑफिस, यानी जो है M4 में M3 और M2 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में M3 2 1 1 2 3 सभी आ जाएगा M4 में। अगला देखते हैं आगे, किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो विस्तृत मुद्रा जो कहा जाता है वो M3 को कहा जाता है। अगला है, मुद्रा आपूर्ति की मांग की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जनता के पास जो नगद मुद्रा है M3 में वो होता है, क्योंकि M1 में ये चीज रखा गया है। डाकखाने की मांग नहीं होता, डाकखाने का मांग नहीं होगा M3 में, डाकखाने का मांग नहीं होगा, ठीक है। बैंक का होता है और लोगों का होता है, बैंक में जो सावधि जमा होते हैं, डाकखाना वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा में मुद्रा पूर्ति की जब वृद्धि बहुत ज्यादा, जिसके पास पैसा हो जाता है तो सामान का रेट अपने आप बढ़ जाएगा, और जो पैसे की मूल्य है वो घट जाएगी। पैसा बहुत ज्यादा हो और सामान की कीमत उससे भी ज्यादा हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। स्टैगफ्लेशन स्थिति, स्टैगफ्लेशन स्थिति जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें गतिरोध और मुद्रास्फीति होती है। स्टैगफ्लेशन में गतिरोध और मुद्रास्फीति की जाती है। अगला है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला है 40 में, कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो थोक मूल्य पर की जाती है। हमारा पहला भी क्वेश्चन यही था और आखिरी क्वेश्चन भी यही है। अगला देखते हैं 41वां नंबर, आर्थिक विकास सामान्य युग्मिक होता है। आर्थिक विकास जो है सामान्य युग्मिक में किसमें होता है? स्फीति के साथ होता है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है, इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये सबसे किस में ज्यादा, थोक मूल्य सूचकांक में मापा जाता है। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो निरंतर वृद्धि को कहेंगे मुद्रास्फीति, ठीक है। अगला है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में प्रमुख योगदान देता है? तो कौन सा होता है? रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये तीनों होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, विदेश देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो किस घटक को किया जाता है? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये तीनों होगी इसमें, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधाकारित विनिमय दर संबंधित किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है, ठीक है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधारित जो विनिमय दर है वो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं से संबंधित समूह से है ये। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? पत्र मुद्रा, तो पत्र मुद्रा जो है भारत में सबसे पहले कब चला था? तो 1806 में चला था। कागजी नोटों के रूप में विनिर्गण मुद्रा को पत्र मुद्रा कहा जाता है। जो हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं ना, इसे ही पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी अथवा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1906 में प्रारंभ हुआ था। तो 1806 में, 1806 में किसका राज था? अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने इसे चलाया था। अगला देखते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्चा होता है।
सर्वाधिक भाग किस में खर्चा होता है? तो पेट्रोल के आयात में। भारत में बाइक सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक किसमें है? भारत में है। भारत में बाइक बाइक बहुत ज्यादा चलते हैं, बाइक जो है पेट्रोल से चलते हैं, तो भारत जो है पेट्रोल सबसे ज्यादा खर्चा करता है और विदेशी मुद्रा इसी में सबसे ज्यादा खर्च होता है। अगला है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा, काली मुद्रा किसे कहते हैं? वह यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ। ठीक है, यह वह आय है काली मुद्रा, इस पर अपवंचन नहीं हुआ। काली मुद्रा से तात्पर्य है कि वह पैसा जो कोई व्यक्ति अवैध तरीके से या कर चोरी करके कमा लेता है तथा उसे अनगिनत नाम से सुरक्षित कर लेता है, इसे काली मुद्रा या ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, चोरी वाला पैसा। अगला है, अवमूल्य शब्द का अर्थ। अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अवमूल्य जो शब्द होता है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को मूल्य को घटाना है, अवमूल्य मुद्रा कहलाता है। अगला देखें 51 नंबर। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, भागना नहीं है आप लोगों को, लगे रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइए। तो अवमूल्यन की में विदेशी बाजार में विनिर्माण सस्ता हो जाता है। दूसरा, अवमूल्य में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ये दोनों सही है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है? अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन जो है वो भुगतान करने की स्थिति में सहायक होता है। मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, आयात स्थानापति का प्रसार होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही है। अगला है, अब तक भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो आप सब हमने पढ़ लिया है कि अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो 3 बार। एक बार 1947 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था, और उसके बाद मोरारजी देसाई ने किया था 1978 में। अगला है, भारतीय मुद्रा का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? प्रथम, सबसे पहला कब किया गया था? तो 1949 में। ठीक है, 1949 में किया गया था सबसे पहले। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले उसका अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1991 में। इस समय मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर की गई कटौती को अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 1947 से अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। भारत रुपए का अवमूल्यन क्रमशः 1949 से लेकर 1966 तथा 1991 3 बार हुआ है। ठीक है, और एक बार 1949 में, 1966 में, 1991 में हुआ है। अवमूल्यन होने से आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि हुई है। अवमूल्यन मतलब भारत की जो रुपया है ना उसको नीचे गिराया गया है, ताकि आयात और निर्यात में मैकअप किया जा सके। पैसा जो है उसको थोड़ा सा तरल किया जा सके, गाढ़ा पैसा नहीं, ताकि तरल किया जा सके, ताकि लोगों तक आराम से पैसा पहुंचा जा सके, इसलिए इसको थोड़ा सा तरल किया गया, अवमूल्यन किया गया, उसको रुपया का मूल्य को घटाया गया। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरण में अवमूल्यन किया गया? तो 2 चरण जो अवमूल्यन हुआ था वो 1991 में हुआ था, मनमोहन जी ने किया था इसको। 1991 का आर्थिक संकट ऐसा माना जाता है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे कठिन दौर था। इस दौर में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 7.8% ब्याज भुगतान, सरकार के कुल राजस्व संग्रह का 39% चालू खाता घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 3.69% और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगभग 14% थी। इन सब परिस्थितियों में भारत विदेशियों को भुगतान नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को दिवालिया घोषित किया जा सकता था।
अतः इस सभी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने फिर से भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया और विनिमय दर 24.18 रुपये अमेरिकी डॉलर हो गई थी। जब उस समय अवमूल्यन किया गया था तो डॉलर कितना हो गया था? 24 रुपया। अभी डॉलर क्या है? 85 रुपये के आसपास है। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के दो चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन किया था। जो पहला चरण था उसमें 20 रुपये हुआ था और दूसरे चरण में 24 रुपये हो गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का दो बार अवमूल्यन किया गया? तो ये अभी हमने पढ़ा है कब किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा होगा 91-92 में। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। तो पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है कब? 1992 से 93 के बजट में। अगला है, रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो रुपये को चालू खाते में जो पूरी तरह से किया गया वो 19 अगस्त 1994 को किया गया था। 1994 के बाद से भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। सन 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की विफलता के बाद बहुत से देशों ने गोल्ड आधारित विनिमय प्रणाली से हटकर अस्थायी विदेशी विनिमय दर प्रणाली की तरफ रुख कर लिया। अगला है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के किसके संतुलन के हैं? तो चालू खाते पर मौजूद है। ठीक है। भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं, पूंजी खाता का व चालू खाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी देश एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। इसी का हिसाब इन खातों के तहत रखा जाता है। इसको सरल बनाने के लिए सरकार ने 1994 में चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाता है। अगला है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ये ऐसा बैंक है, हम अपना पैसा किस में जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, एसबीआई में, यूनियन बैंक में, इंडियन ओवरसीज में, इलाहाबाद बैंक में। लेकिन ये सब जो बैंक है जिसमें हम अपना पैसा जमा करते हैं, ये सब बैंक जाके अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करते हैं। जब इनको पैसा लेना होता है तो वो रिजर्व बैंक से जाके पैसा लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन, इसीलिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? देखिए ऑप्शन आ गया, मैंने बताया अभी, सामने आ गया क्वेश्चन आपके। तो बैंकों का बैंक कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला है, बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किससे दिए जाते हैं? तो भारत की जो नई शाखा, जो भी बैंक आप खोलेंगे तो लाइसेंस कौन देगा आपको? तो भारतीय रिजर्व बैंक ही देगा, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। अगला है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सारे लोग दिल्ली मारेंगे इसमें। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है भाई, दिल्ली नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार हुआ था। 1935 में इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक में कुल 29 केंद्रीय कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। लगभग हर राज्य के राजधानी में रिजर्व बैंक के जो शाखा हैं वो पाए जाते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया ना, अब सोचेंगे राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ भाई? जिसको तो अंग्रेजों ने बनाया था ना, तो अब जब भारत आजाद हुआ तो इसको अब भारत का बनाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब इसको अंग्रेजों ने बनाया था, अब इसको फिर भारत का बनाया गया 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो करेंसी नोट जारी करना। भारत में जितने भी नोट जारी होते हैं 1 रुपए को छोड़कर सभी रिजर्व बैंक करता है, तो ऑप्शन 1 सही है। मुद्रा योजना बनाना, मुद्रा का योजना भी रिजर्व बैंक बनाता है, तो ये भी सही है।
भारत में सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, तो ये बैंक भी नियंत्रण करता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक पे अभी आपने करंट पढ़ा होगा तो सुना होगा, कई सारे बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। अभी फोन पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया था, और पेटीएम पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया, बैंक ऑफ इसमें बड़ौदा पे भी कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं, बैंक ऑफ पंजाब में भी कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं आरबीआई ने। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, देखिए ऋण जो देते हैं ये बैंक, आरबीआई जो है जो ऋण देता है ये बैंकों को ही ऋण देगा, किसी आम पब्लिक को या किसी बिजनेसमैन को बैंक नहीं दे सकता। बैंक, आरबीआई से बैंक कोई पैसा देगा, पैसा बैंक का ही पैसा लेगा। आम पब्लिक का, चाहे वो अरबपति हो खरबपति हो, किसी का पैसा ना लेगा ना उसे पैसा देगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 71 नंबर, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? यह देश को मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, नहीं अभी मैंने बताया ना कि आरबीआई जो है वो जनता से पैसा नहीं लेगा, ये बैंकों से पैसा लेगा, बैंकों को पैसा देगा। तो ये इसीलिए उसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी ही हमारा गलत है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। यह देश की मुद्रा जारी करता है, जब भी पैसा सरकार को बैंक की पैसे की जरूरत होती है तो सरकार से बैंक से ले, आरबीआई से पैसा ले लेती है। अभी कुछ साल पहले आरबीआई से कुछ पैसा लिया गया था। अगला है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगा, ठीक है, स्टेट बैंक नहीं करेगा, ना वित्त मंत्रालय। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो नोट कौन छापेगा भाई? स्टेट बैंक छापेगा क्या? भारतीय रिजर्व बैंक छापेगा। आरबीआई का कार्य निम्नलिखित है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय का परीक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिर्माण करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंक के रूप में काम करना, शाख साख नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रण करना। 1 मिनट पानी पी लें, काफी प्यास लग गई। अगला देते हैं 74 नंबर, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? इसका जो प्रतिरक्षक कौन होता है? एसबीआई, आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है? नोटों का निर्गमन करना, विदेशी विनिमय का संचय करना, बैंकों का बैंक होता है और सरकार का वही बैंक होता है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है भारत का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? पूरी तरह अधिकार जो है वो रिजर्व बैंक की है। 1 रुपया को छोड़कर बाकी सारे जितने भी हैं सब आरबीआई निकालता है, चलाता है, सब काम आरबीआई करता है। अगला है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? 1 रुपए के सिक्के के नोटों को छोड़कर। एक 1 रुपया का सिक्का कौन चलाता है, जारी करता है? तो वित्त आयोग जारी करता है, ठीक है। तो 1 रुपये को छोड़कर बाकी जो भी जारी करता है कौन करता है? भारत सरकार, नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी हमारा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कर्मचारी सबसे बदमाश किसके होते हैं? ऑप्शन रहेगा तो कौन मारेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का कौन जारी करता है भारत का? जल्दी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सिक्का हो या 1 रुपया का सिक्का या कुछ भी हो, इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करेगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। सिक्कों का गढ़ाई ढाल भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सिक्कों का वितरण, निर्गमन और संचालन के लिए सरकार का एजेंट है। 4 टकसाल परिचालन में है। महाराष्ट्र में मुंबई, उत्तर प्रदेश में नोएडा और कोलकाता और हैदराबाद में सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद में 4 जगह बनते हैं। या सिक्का में ना उसका नीचे लिखा भी होता है, मतलब लिखा नहीं होता है, एक मोहर टाइप का होता है जिसे देख के ये बताया जा सकता है कि सिक्का कहाँ बना हुआ है, ठीक है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो केंद्रीय बैंक को कौन संपादित करता है? तो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला है, इनमें से कौन भारत का मुख्य बैंकर है? मुख्य बैंकर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अगला देखते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक में कोई आम आदमी अपना खाता नहीं खोल सकता, इसमें बैंक अपना खाता खोलते हैं। एसबीआई के जाके देखिए, इसमें खाता खुला होगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? भारत में जो मौद्रिक नीति है ना, कौन चालू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक चलाता है। जो मुद्रा कैसा होगा, क्या उसमें उसका रेट कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, कैसे रखना है, सब कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई नियंत्रण करता है। भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रण करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचाया जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। हम मुद्रा की पूर्ति को विनिमय कर मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण। दूसरा, शाख नियंत्रण। और तीसरा, मुद्रा विमुद्रीकरण। ठीक है, मुद्रा ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा देश में फैला देते, विमुद्रीकरण हो जाएगा फिर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है भैया? आर्थिक विकास की प्रोत्साहन करना, ये तो है। वांछनीय दिशा की में सीधा क्रेडिट, ये भी है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये भी है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय से मुद्रास्फीति क्या मतलब है? ये काम सरकार कोर्ट करेगी सामाजिक न्याय के बारे में, मुद्रा आरबीआई क्यों थोड़ी करेगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट भाषा में दिया है। और सबसे डेंजर लगता है कूट भाषा, कौन सही है कौन गलत है चलिए बताना है। यह शीर्ष बैंक है। रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है, बिल्कुल का है। सिर्फ बैंकों का बैंक शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों के ऋण प्रदान करता, नहीं भाई, ये व्यापारों का ऋण नहीं देगा, ये बैंकों को ऋण देगा। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही। यानी 1 2 4 सही हमारा, 3 गलत है। 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 डी में, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो है, ये आरबीआई का साल चलता है। हमारा साल क्या चलता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन आरबीआई का और बैंकों का जो काम होता है ना, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक, 31 मार्च तक चलता है। इसलिए जब भी आप बैंक में जाएंगे तो मार्च के जो लास्ट 10 दिन है ना, उसमें कर्मचारी सब बहुत बिजी नजर आएंगे। खासतौर जो वो होते हैं, क्लर्क होते हैं, क्लर्क और मैनेजर, ये दोनों बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। इन 10 दिन में पूरा मार्च बिजी रहेंगे, और लास्ट के 10 दिन में तो लगता है लोग खाने पीने का फुर्सत नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि सारा काम ये लास्ट 10 दिन में करते हैं, क्योंकि 31 तारीख को उन्हें हर चीज का रिपोर्ट देना होता है। तो ऑप्शन हमारा एक सही होगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो इसका कितना होना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए भैया देश के पास, रिजर्व बैंक के पास। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। कैसे जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम पुष्प प्रणाली के अंतर्गत नोटों का निर्गमन करती है, जिसके अनुसार 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रभूतियों एवं स्वर्ण, जिसमें 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण रखना अनिवार्य होता है। स्वर्ण मतलब सोना, धरोहर के रूप में रखकर आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रण करती है? तो मौद्रिक नियंत्रण को नीति कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय।
क्रय और विक्रय क्या है? वाणिज्यिक बिलों का बैंकों का है, लेकिन बिलों दिए विदेशी मुद्रा का, स्वर्ण का, सरकारी बॉन्डों का। सरकारी बॉन्डों का ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये खुला बाजार का कार्यवाही का अर्थ है। क्रय विक्रय के लिए बॉन्ड बनाया गया है। ठीक है। अगला है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के नहीं होते, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। वित्त मंत्री में कौन है? निर्मला सीतारमण जाकर हस्ताक्षर करेंगे क्या वहाँ पे? क्योंकि यहाँ के जो सचिव होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वहाँ के, रिटायर जो प्रमोशन कर करके वहाँ तक पहुँचते हैं सचिव, उनके लिए हस्ताक्षर होते हैं वहाँ पे। ठीक है। अगला देखेंगे 91 नंबर, 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो अब यह 1 रुपए पर सिर्फ वित्त मंत्रालय के सचिव के होंगे। ठीक है। अब उससे ऊपर जो भी हो, किस पे किसका होगा? आरबीआई का गवर्नर का होगा। ठीक है। 10 रुपए हो, 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 1000 रुपये हो, 5000 हो, जितना भी नोट बनेगा सब पर आरबीआई का गवर्नर का होगा। अब अभी सबसे बड़ा नोट कौन सा है? कमेंट करके बताओ, अभी सबसे बड़ा नोट कौन सा चलन में है भारत में? 2000 नोट मत बोलना, वो बंद हो गया है। अगला है, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अब भैया 50 रुपए हो या 500 रुपए हो या 5 रुपया हो, किसके हस्ताक्षर होंगे? सिर्फ 1 रुपए पे होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, बाकी सब पे किसका होगा? आरबीआई के गवर्नर का होगा। अगला है, भारतीय करेंसी नोटों पर पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती हैं? हाँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितनी भाषाएं होती हैं? तो ये 14 भाषाएं नहीं हो, बल्कि 15 भाषाएं होती हैं। ठीक है। भारतीय नोटों के भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 भाषा में 17 भाषाओं का उनका मूल्य मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषा का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू इसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है, बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पे लिखी होती है। देखते हैं, छोटा सा डब्बा बना होता है, एक लाइन पे एकदम बिल्कुल बारीक अक्षर में लिखा होता है। ठीक है। अगला है 94 नंबर, नए आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के नोट पर पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण क्यों होता है? अच्छा, 50 रुपए के नोट पे, ये भी एग्जाम में पूछा है कई बार, 50 रुपए के नोट पे किसका होता है? हम्पी के पत्थर का। ठीक है, हम्पी के बना हुआ जो होता है। हम्पी महाकाली हिंदू राज्य साम्राज्य था, जिसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस नोट पर मौजूद है? तो रानी की जो वाव है ना, वो कौन से है? 100 के नोट पे है। 100 के नोट किसके पास है? निकाल के देखो, वही रानी की वाव बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 के नोट पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का प्रकाशित किया गया है? तो अभी हमने बताया कौन है? रानी की वाव, जो पाटन गुजरात में है। पाटन का एक मशहूर हुआ है वहाँ का साड़ी, पाटन। अगला है, काफी मशहूर होता है, भारत में नोट जारी करने कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो नोट जारी होता है किसके द्वारा? न्यूनतम आरक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा होगा, न्यूनतम आरक्षण के द्वारा। अगला है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? प्रिंट करेंसी की, सिक्के की नहीं। इससे पहले हमने सिक्के का देखा था, जो कि लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो देवास में। ठीक है। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक के नोट प्रेस जो है, वहाँ पे 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट भी छपते थे। अभी नोट 2000 वाला थे में हो गया, बाकी ये 500 तक के छपते हैं। यहाँ पर एक स्याही कारखाना भी है, जो कि प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करती है। स्पेशल नोट के लिए यहाँ पे स्याही का निर्माण होता है। अगला है, भारत में 20 रुपए एवं उसके उच्च वर्ग के नोटों पर छपाई की प्रेस में कहाँ होती है? तो 20 रुपए या कोई भी हो, उस कहाँ पे होती है? तो
मध्य प्रदेश के देवास में होती है। अभी हमने पढ़ा है कि 10, 20 लेके 50 तक कहाँ होते हैं, देवास में होता है। अगला है, और आज का हमारा आखिरी का सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या यूटीआई या आरबीआई? तो 100 नंबर हमारा होगा, मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, तो व्यापार का अंग नहीं है आरबीआई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।